नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त रेस की जिसका इनाम था भारत जैसा विशाल और अमीर उपमहाद्वीप। ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एम्बिशन की, कंपटीशन की और आखिर में एक ऐसी जीत की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, एक इतना बड़ा सबकॉन्टिनेंट और दावेदार कई सारे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सब इस होड़ में थे। लेकिन आखिर में इस रेस को जीता किसने? चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब शुरू हुआ समंदर से, जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों की नज़र भारत के मसालों और बेहिसाब दौलत पर पड़ी। तो इस रेस में सबसे पहले कौन कूदा? पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है और समझिए एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। और देखिए वो सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट बनाने नहीं आए थे। 1510 में गोवा पर कब्जा करके उन्होंने साफ कर दिया कि वो यहाँ अपनी ताकत जमाने आए हैं। तो स्टार्टिंग लाइन पर पुर्तगाली सबसे आगे थे। उन्होंने तो बंदूक चला दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भारत की दौलत की कहानियां सुनकर बहुत जल्द इस रेस में और भी कई खिलाड़ी आने वाले हैं। मुकाबला तो अब शुरू होने वाला था। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब मैदान में नए और ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी उतरने वाले थे और भारत के समुद्री तट एक इंटरनेशनल बैटल ग्राउंड में बदलने जा रहे थे। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, ये आपको बताएगी कि मुकाबला कितना तगड़ा होने वाला था। पुर्तगाली तो थे ही, फिर 1600 में अंग्रेज आ गए, 1602 में डच और फिर 1664 में फ्रांसीसी भी मैदान में उतर गए। मतलब एक सदी के अंदर भारत के व्यापार पर कब्जे के लिए कई बड़े बड़े दावेदार सामने आ चुके थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाता है कि होड़ कितनी तेज थी। पुर्तगालियों के आने के लगभग 100 साल बाद 1600 में अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली और फिर तो जैसे लाइन ही लग गई। कुछ ही सालों में डच और फिर फ्रांसीसी भी इस खेल में शामिल हो गए। अच्छा, शुरुआत में इन सब ने क्या किया? इन्होंने कोस्ट पर अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए, जिन्हें फैक्ट्री कहते थे। पर ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, ये तो छोटे मोटे किले थे जहां से वो अपना पूरा ऑपरेशन चलाते थे। और जैसा कि हम देख सकते हैं, सूरत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टार्टिंग पॉइंट्स था। तो अब तक तो ये सब व्यापार की बातें थीं, ट्रेड कॉम्पिटिशन। लेकिन अब ये कॉम्पिटिशन एक खुली जंग में बदलने वाला था। अब सवाल सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि पूरे सबकॉन्टिनेंट पर दबदबे का था। तो इतने सारे खिलाड़ियों से शुरू हुई ये रेस अब सिमटकर सिर्फ 2 फाइनलिस्ट के बीच रह गई थी। एक तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अपनी ताकत और बेहतर प्लानिंग की वजह से इन दोनों ने बाकियों को काफी पीछे छोड़ दिया था। और दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। अंग्रेजों का फोकस था पैसा कमाना, अपने पोर्ट्स को कंट्रोल करना, मतलब कमर्शियल डोमिनेंस। वहीं फ्रांसीसी वो ज्यादा एम्बिशियस थे। वो तो सीधे सीधे एक एम्पायर बनाने के सपने देख रहे थे, खासकर दक्षिण भारत में। और ये जो दुश्मनी थी ना, ये आखिरकार फट पड़ी कार्नाटिक वॉर्स के रूप में। ये असल में भारत की जमीन पर लड़ी जा रही यूरोप की 2 सुपर पावर्स की जंग थी, जिसका फैसला यहीं होना था। और सालों तक चले इस टकराव का, इस जंग का फैसला 1 साल में हुआ। वो साल था 1760, एक ऐसा साल जिसने भारत में इस रेस का नतीजा हमेशा के लिए तय कर दिया। और वो निर्णायक लड़ाई थी, वांडी वॉश की लड़ाई। एक ऐसा बैटल जिसने भारत में फ्रांसीसियों के भविष्य पर ताला लगा दिया। बस इस एक लड़ाई ने खेल ही पलट दिया। वांडीवाश में मिली हार के साथ ही भारत में एक बड़ी ताकत बनने का फ्रांसीसी सपना एक तरह से खत्म हो गया। तो अब कहानी अपने आखिरी दौर में है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाने के बाद अंग्रेजों के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। अंग्रेजों ने कैसे एक एक करके सबको साइडलाइन किया। पुर्तगाली वो तो गोवा तक सिमट कर रह गए। डच उन्हें बेदारा की लड़ाई में हरा दिया। और फ्रांसीसी कर्नाटक युद्धों में उनकी कमर ही तोड़ दी। अब अंग्रेजों को चैलेंज करने वाली कोई और यूरोपियन ताकत नहीं बची थी। तो जब यूरोप का कोई और कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, व्यापारी से शासक बनने का रास्ता। और हम अपनी बात यहीं इस सवाल पर आके रोकते हैं कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो आखिरकार एक पूरा साम्राज्य कैसे बन गई। ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए और शायद ज्यादा उलझे हुए चैप्टर की शुरुआत है।